Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about KVS PGT biotechnology. And one thing more, this is not a single video. It will be a series of videos in which I will cover all the topics of biotechnology PGT syllabus one by one from initial to the final. Okay. So basically, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा केवीएस के बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस के बारे में ब्रीफ में भी, दैट इज यूनिट वाइज, एंड आल्सो इन डिटेल्स सम रेफरेंस बुक के साथ में, जो कि इंडियन राइटर के भी होंगे और फॉरेन राइटर के भी बुक्स होंगे। सो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कंटेंट का सिलेक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो फिर आपका जो पढ़ने का इनपुट है वो सही तरीके का आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन से बुक्स को अगर हम फॉलो करें तो हमारा प्रॉपर तरीके से सिलेबस पूरा कवर हो सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जो है वो क्या है, कॉमन है, उन उनके बारे में भी हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो सीरीज में हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे वन बाय वन करके। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया हुआ दैट इज द जेनेटिक्स का टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में क्या क्या कंटेंट है, और उसके लिए कौन कौन सी बुक हमको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम के स्टैंडर्ड का कंटेंट हमको मिल सके। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस कंडीशन में हो जाएंगे कि जेनेटिक्स में यूज किए जाने वाले जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होते हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और आगे की जो फर्दर जेनेटिक्स की क्लासेस होगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज वाई आई चूज दिस टॉपिक, दैट इज द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। आई नो कि मोस्ट ऑफ दी जो व्यूवर्स होंगे उनको इन टर्म्स के बारे में ऑलरेडी पहले से पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता है तो अच्छे से इसको देख करके समझ सकता है कि बेसिक जो टर्म्स यूज किए जाते हैं जेनेटिक्स में उनका क्या मीन होता है और उस चीज को कैसे आप फर्दर कैरी आउट कर सकते हैं जब आप जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो। So before going to discuss in details, first of all I would like to discuss here what is the meaning of a genetics. Okay, so basically genetics deals two things, that is inheritance of a character and that is the variation. Inheritance of character means passing of a character from one generation to another generation. Okay, that means किसी एक कैरेक्टर का मतलब किसी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। और वेरिएशंस का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से आने वाली जो प्रोजेनी है दैट मींस ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से कितना वेरिएबिलिटी शो करता है, वेरिएशन शो करता है, दैट इज नोन एज द वेरिएशंस। सो इन जेनेटिक्स देयर इज द टू टर्म्स यूज, जब मतलब जेनेटिक्स में बेसिकली हम दो चीजों का स्टडी करेंगे, मींस पहला इनहेरिटेंस के बारे में और दूसरा क्या होगा हमारा, दैट इज द वेरिएशंस के बारे में। तो किस तरीके से इनहेरिटेंस का क्या क्या रूल होते हैं, इनहेरिटेंस कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, और किस तरीके से कोई भी प्रोजेनी जो होती है मींस यंग वंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो की जेनेटिक्स में क्या क्या जो टर्म्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीजीटी का जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसको मैंने यूनिट वाइज में यहाँ पे रखा अरेंज किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये केवीएस का पीजीटी का सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिंसिपल्स, सेल बायोलॉजी, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन एंड protein and gene manipulations, protein structures and engineering, recombinant DNA technology, genomics and bioinformatics, cell culture technology, microbial cell culture and its applications, plant cell culture and its application, animal cell culture and its applications and immunology. So ये बेसिकली एक शॉर्ट सिर्फ यूनिट वाइज सिलेबस है और इनके जो डिटेल्स है जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 8 का दैट इज जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये डिटेल सिलेबस है कि आपको इतना तरह क्या है चीज इसमें पढ़ना है। सो हम लोग बेसिकली जेनेटिक्स को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है
कि ये जेनेटिक्स का जो टॉपिक है वो बेसिकली बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही स्टूडेंट के लिए क्या है, कॉमन है। सो दैट इज़ वाई मैंने पहले इसको स्टार्ट किया, ताकि जो बायोलॉजी के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ यूज़फुल हो सके और बायोटेक्नोलॉजी के जो है उनके लिए भी हो सके। ओके। अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए अगर आप इंडियन राइटर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो यू सत्यनारायण और बी.डी. सिंह की बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये दोनों बुक बायोटेक्नोलॉजी की काफ़ी एक्सपेंडेबल फॉर्म है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज है बायोटेक्नोलॉजी के वो भी आपको पढ़ने को मिलता है, जैसे हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये बेसिकली आपको किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका उनका प्रोडक्शन के लिए किया जाता है यूज, ये चीज़ इसमें आपको पढ़ना है। डिटेल सिलेबस में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके लिए बेसिकली अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आर.सी. दुबे की जो बुक है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंडियन राइटर में, और बाकी जीन क्लोनिंग की जो बुक आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी आपको उस बुक से मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आप यूजी पीजी का पढ़ाई अगर कर रखे हैं तो फिर आपके लिए लेरेंजर बेस्ट होगा, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। बट लेरेंजर बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट्स में लिखी गई बुक है। आपके सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है सिर्फ आप उनको एक तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बाद में हम पढ़ाई बताएंगे जब बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तब। सेल बायोलॉजी के लिए आप जेनार्ड कार्प एंड कूपर की कोई से भी बुक यूज कर सकते हैं जो कि रेफरेंस बुक में आती हैं। और बाकी वैसे रस्तोगी पब्लिकेशन की पीके गुप्ता की जो बुक होती है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं इंडियन राइटर में। और टेक्निक्स के लिए विल्सन वॉकर जो कि फॉरेन राइटर है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। उसमें आपको पूरा मॉलिकुलर एंड बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इंडियन राइटर में पाथफाइंडर की जो बुक आती है उसे भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी कंपाइल की हुई बुक है जो कि बहुत अच्छे से सारे मॉलिकुलर और बायोकेमिस्ट्री एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे आपको अच्छे से कवर किए हुए मिल जाएंगे। उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 200-250 में आपको मिल सकती है। जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए जेनार्ड कार्प की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी जितने भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं उन सब के लिए सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो एनसीईआरटी के बुक को आपको फॉलो करना है। वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद आपको यूजी और पीजी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बेसिकली फॉरेन राइटर एज वेल एज इंडियन राइटर के बुक को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल सब कोई स्टडी करता है और सब कोई यही कोशिश करता है कि हाँ हमको एग्जाम क्लियर कर देना है, बट होता कुछ ही लोगों का है। आप में मतलब और उनमें जिनका सिलेक्शन होता है बस माइनर डिफरेंस हो जाता है, दैट इज स्ट्रैटेजी का। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप अच्छे तरीके से मतलब पूरा टाइम पढ़ाने के बाद भी, टाइम देने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा टाइम तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किस वे में और क्या चीज़ पढ़ाई करना है इसका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल कोड करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको इलाहाबाद के डायरेक्शन में अगर मूव करना है, आपको इलाहाबाद पहुंचना है और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन बेसिकली क्या हो, चेंज हो जाए गोरखपुर साइड में, तो आप कितना ही स्पीड से चलिए, कितना ही हार्ड वर्क कीजिए, क्या कभी आप इलाहाबाद पहुंच पाएंगे? नेवर। सो दिस इज द एग्जाम्पल है कि आपका जो डायरेक्शन हो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपकी रोड मैपिंग जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए कि हमको क्या क्या कंटेंट पढ़ना है और किस स्टैंडर्ड का पढ़ना है, ताकि हमारा जो गिवन सिलेबस है और गिवन जो टाइम है उस टाइम में हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। और जितना हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, उस सिलेबस के पढ़ने के बाद उस टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं, क्या वो हमारे अच्छे से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। ये सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और वन थिंग मोर, सारा पढ़ाई या सारी स्टडी सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब से नहीं करेंगे, आपको बुक भी फॉलो करनी पड़ेगी, बुक से भी पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप आ पाएंगे। ओके। बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे बुक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और इंडियन राइटर में अगर आप 11th-12th की लेना चाहते हैं तो बेसिकली दिनेश दिनेश बायोलॉजी के नाम से बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, उससे आप पढ़ सकते हैं। या फिर ट्रूमैन्स की बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद जेनार्ड कार्प की जेनेटिक्स की बुक आती है, जिससे आप थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, जो कि आपको इंटरेक्ट वाली बुक में नहीं मिलेगा।
तो पीजीटी का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो यूजी पीजी के इक्विवेलेंट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की बुक पढ़ करके आप उम्मीद कभी नहीं लगाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको यूजी पीजी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। ओके, ये प्रोटीन जीन मैनिपुलेशन और प्रोटीन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये आपका लेनिंजर वाले बुक से हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। रिकॉम्बिनेंट ईयर टेक्नोलॉजी के लिए जीन क्लोनिंग की बुक आती है विटेकर की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और आप आरसी दुबे वाली बुक से फॉलो पढ़ सकते हैं, या फिर यू सत्यनारायण से भी पढ़ सकते हैं, या फिर वीडी सिंह बायोटेक्नोलॉजी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी अलग से बुक आती है, बट आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको दे रखे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की बुक में मिल जाती है, राइट। तो ये भी सेल कल्चर टेक्नोलॉजी भी आपका बायोटेक की बुक में मिल जाएगा। माइक्रोबियल सेल कल्चर एप्लीकेशन ये आपको प्रेस्कॉट के बुक से माइक्रोबायोलॉजी की आती है, या फिर पीडी शर्मा जी की बुक आती है माइक्रोबायोलॉजी के इंडियन राइटर हैं वो, उनकी बुक से आप लेकर के फॉलो कर सकते हैं। प्लांट सेल कल्चर एंड एप्लीकेशंस ये आपको बीडी सिंह से मिल जाएगा। एनिमल वाला ये भी आपको इससे मिल जाएगा। इसके लिए इंडियन राइटर की अगर बात करें तो रस्तोगी पब्लिकेशन की यूजी और पीजी के लिए लिखी हुई बुक है वो आती है। एज वेल एज अगर आपको एडवांस फॉरेन राइटर के पढ़ना है तो आप क्यूबे की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का पूरा कंडेंस फॉर्म में सिलेबस। और इसको हम थोड़ा अगर एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे यूनिट नंबर 8 दैट इज जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो इसमें आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, तो अब जो कंसिक्यूटिव वीडियोस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक को कवर करते हुए हम वीडियोस को बनाएंगे, ताकि आपका जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन जितना जल्दी हो सके उतना हम क्लियर करा सके और कंप्लीट करा सके। ओके, सो आते हैं अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज जेनेटिक्स के बारे में। जैसे ही जेनेटिक्स का बात आता है तो आपके दिमाग में कुछ चीजें चलना स्टार्ट हो जाती है, लाइक एज डीएनए, जीन, कैरेक्टर, लाइक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें वर्ड्स आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। सो जेनेटिक्स को बहुत बेसिक तरीके से समझने के लिए आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डीएनए एक्चुअली में क्या है, उसकी लोकेशंस कहाँ होती है, उसका नेचर कैसा होता है, बायोकेमिकली वो किस चीज़ के मिलकर बना होता है, और डीएनए के फॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पाया जाता है। जैसे मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे फिगर लगा रखी है, ये होपफुली सबको पता होगा कि प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, और ये बैक्टीरियल सेल्स है। दैट इज दोनों ये क्या है आपके यूकैरियोटिक हैं, और ये आपका क्या है प्रोकैरियोटिक है। तो क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डीएनए के केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर्स? सो आंसर इज नो, राइट। डीएनए केमिकली जो भी होगा, चाहे प्रोकैरियोट का होगा चाहे यूकैरियोट का होगा, वो सिमिलरली मिला हुआ होगा। जो डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ उनका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो फर्स्ट थिंग आपको दिमाग में ये रखना है कि डीएनए चाहे वो प्लांट सेल का हो, चाहे वो एनिमल सेल्स का हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल्स का हो, किसी भी सेल्स का डीएनए होगा उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इनके कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकते हैं, बट इनके जो केमिकल कंपोजिशन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। केमिकल कंपोजिशन से मेरा मतलब है जैसे कि आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, राइट। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से? दैट इज नाइट्रोजनस बेसेस, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर या पेंटोस शुगर कह सकते हैं उसको, और फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के क्या होते हैं, हमारा डीएनए बना होता है। बेसिस में आपको पता है कि एडनिन मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, और बाकी शुगर में आपका जो है अगर डीएनए का केस है तो डीऑक्सीराइबोस होगा, और अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर होगा, राइट। तो यहाँ पे ये फिगर लगाने का मतलब मेरा ये था कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि डीएनए का लोकेशन हमारे सेल्स में कहाँ कहाँ होता है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो बेसिकली प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आता है, और ये वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे ढेर सारे सब ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है, राइट। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है दैट इज द न्यूक्लियस, ये पूरा आपका क्या है, न्यूक्लियस का एरिया पर्पल कलर वाला, और इसके सेंटर में जो है आपका क्या होता है, डीएनए, जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है, राइट। तो चाहे वो प्लांट सेल की बात हो या एनिमल सेल्स की बात हो, दोनों के ही केस में बेसिकली डीएनए का जो पोजीशन होगा या लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। दूसरी चीज, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट सेल का साइज एनिमल सेल के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इनकी साइज जो होती है वो 100 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, और उससे छोटी आपका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। लेकिन डीएनए का साइज बहुत ही लार्ज होता है, राइट, बहुत ज्यादा लार्ज।
अगर इसको पूरी तरीके से ओपन करके सारे डीएनए को अगर आपको ऐड कर दिया जाए तो वो आपके पूरे अर्थ के जो पेरीफेरी होते हैं उसको क्या कर सकता है, सर्कल बना सकता है। तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए जो कि थ्रेड फॉर्म में होता है उसको छोटे से न्यूक्लियस में क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। सो दैट इज वाई डीएनए को क्या किया जाता है, हाईली कंडेंस किया जाता है, और उसी कंडेंस फॉर्म को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, दैट इज द क्रोमोसोम, राइट। तो एक चीज क्लियर करिए, हो सकता है यहाँ पे पहले कि जो डीएनए का लोकेशन होगा यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं होती है, और इसमें सेल ऑर्गेन्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। तो इसका जो डीएनए होता है वो बेसिकली ऐसे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पाया जाता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और इस केस में इसको हम न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। ओके, तो लोकेशन होपफुली आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो डीएनए पाया जाएगा वो उन सबका केमिकल नेचर तीनों में क्या होगा, सिमिलर होगा, राइट। यहाँ पर आपको एक डायग्राम से दिखाया जा रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेल है, यहाँ से फिर आपका न्यूक्लियस निकलेगा, न्यूक्लियस से फिर क्या निकलेगा, क्रोमोसोम्स निकलेगा, और क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट जैसे ये सेंट्रोमियर है, ये टीलोमियर है, और क्रोमोसोम को जब हम जूम करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा डीएनए निकलेगा, और डीएनए के किसी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द जीन बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो थिंग्स आती है दैट इज व्हाट इज द मीन ऑफ अ डीएनए, राइट। सो डीएनए को अगर आप देखें तो बेसिकली हम डीएनए को क्या बोल सकते हैं केमिकली, that is DNA is equal to न्यूक्लियोप्रोटीन। डीएनए क्या है, डीएनए बेसिकली हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन, या न्यूक्लिक एसिड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए को, जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, राइट। और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब डीएनए के साथ में प्रोटीन्स बाइंड कर लेती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्रोमोसोम। सो डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम। सब बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। क्रोमोसोम और डीएनए में डिफरेंस क्या हो गया, अगर आप सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वहां पे कोई भी प्रोटीन उसके साथ में एसोसिएट नहीं है, जो थ्रेड फॉर्म है, हेलिक्स फॉर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ डीएनए। और व्हेनेवर DNA associated with the certain proteins like the histone proteins and other proteins to form a compact form that is known as the chromosomes. So chromosome is equal to DNA plus protein. That means इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। Why nucleoproteins? Because nucleic acid and protein. So chemically chromosome is equal to DNA plus proteins and also known as the nucleoprotein. While DNA means that is the only nucleic acid. Okay. सो डीएनए किसी भी क्रोमोसोम्स में एक सिंगल डीएनए होता है, दैट मीन्स अगर किसी भी से सपोज अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। तो हमारे पास डीएनए कितना हो जाएगा, 46। दैट मीन्स वन क्रोमोसोम कंटेन सिंगल वन डीएनए। ओके, सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोसोम को जब हम थोड़ा और जूम करते हैं, थ्रेड निकलता है, तो वो हमारा क्या होता है, डीएनए हो जाता है। सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर इस तरीके से यहाँ पे डीएनए को दिखाएं कि ये हमारा क्या है, डीएनए है, तो क्रोमोसोम जो होगा वो तब हो जाएगा जब बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन्स आकर के सब क्या करेंगे, रैप कर जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर प्रोटीन्स लगी हुई होंगी डीएनए के सरफेस पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। और अगर जब प्रोटीन्स हटा देंगे तो क्या बोलेंगे, दैट इज डीएनए बोलेंगे, राइट। और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को जो कि बेसिकली किसी एक कैरेक्टर को कोड करता हो, दैट मीन्स किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज द जीन बोल सकते हैं। कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। सो दैट इज सेगमेंट और द पार्ट ऑफ अ डीएनए which encode for a particular proteins which is responsible for the unique features or a unique character is known as the gene. So gene is the smallest segment, yeah, small segment of a DNA, right, while chromosome is the compact form of a DNA plus proteins. सो होपफुली डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स ये आपको समझ में आ चुके होंगे, राइट। अब हम लोग आते हैं एलिल्स की बात अगर करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये टॉल एक कैरेक्टर है, राइट, और इसको लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो क्या है, दैट इज टी है, राइट। जैसा कि हम लोग क्रॉस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो दो टी लिखे जाते हैं वो बेसिकली जीन्स को बताते हैं।
सो एलिस को हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, दैट मीन्स अ जीन हैव टू एलिस। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो ये दिखा रहा है दैट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। और अगर एक सिर्फ टी की अगर बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज द एलिस कहलाएगा। सो एलिस आर द alternate form of a gene, that means a gene contain two alleles. It may be either homozygous, it may be either heterozygous, like as कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। और अगर ये कैपिटल टी होगा तो होमोजाइगस, स्मॉल टी होगा तो भी क्या कहलाएगा, ये होमोजाइगस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एलिस, एलिस आर द बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। और एलिस को डिफाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर्स को यूज करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, सो डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, और जीन हो गया, और एलिल्स हो गया। ये सारी चीजें आपको होपफुली अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद जेनेटिक्स में जो सबसे ज्यादा कॉमनली टर्म यूज किया जाता है दैट इज द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक कैरेक्टर, राइट। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि फिजिकली अपीयर होते हैं। जैसे सपोज ये कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन, ये इसका क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। और इस ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप या जीनोटाइपिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये टॉल क्या है आपका, दिखाई देने वाला कैरेक्टर, दैट मीन्स फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो जाएगा। और इस ये टॉलनेस किसकी वजह से है, इस जीन की वजह से है, क्योंकि इस ये एक ऐसे फैक्टर को बनाता है जो कि प्लांट के हाइट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी ये होगा, ये क्या कहलाएगा, दैट इज द जीनोटाइप, और ये क्या कहलाएगा आपका, फिनोटाइप। सो बेसिकली फिनोटाइपिक मीन्स दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, जो कि अच्छे से दिखाई दे, उस कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइपिक। जैसे हमारे हेयर का कलर, ये ब्लैक कलर क्या है आपका, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। और ये ब्लैक कलर क्यों है, क्योंकि ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर के बना है, राइट। तो उस केराटिन प्रोटीन को कोड करने वाली जो जीन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द जीनोटाइप्स। ओके, सो जीनोटाइप, फिनोटाइपिक कैरेक्टर या जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि, सॉरी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप होमोजाइगस का मतलब जब किसी भी जीन्स के जो दोनों जो एलील्स होंगे वो अगर सेम टाइप के होंगे, इधर कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द होमोजाइगस। होमो मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ। हेट्रोजाइगस का मतलब होगा कि जब एक एलील्स क्या हो, कैपिटल हो, और एक एलील्स क्या हो, स्मॉल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। ओके, तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये टर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ओके, सो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर होंगे, होमोजाइगस हो गया और हेट्रोजाइगस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगर आए तो देखते हैं बेसिकली डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। जेनेटिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, सो डोमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जिनका प्रेजेंस किसी दूसरे को अपना इफेक्ट शो ना करने दे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि वो अपना इफेक्ट सिर्फ तभी दिखाएगा जब दूसरा कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज जैसे ये कैपिटल टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, टॉल के लिए, प्लांट के हाइट के लिए। और स्मॉल टी जो है वो किसके लिए है, दैट इज द डॉर्फ के लिए, राइट। तो कैपिटल टी के प्रेजेंस में कभी भी स्मॉल टी जो होगा अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे भी जो फिनोटिपिक कैरेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, दैट इज द टॉल आएगा। और इस वाले कैरेक्टर में भी बेसिकली कैसा आएगा, इस वाले में यहाँ पे भी कैसा आएगा, टॉल आएगा, राइट। तो दैट इज बिकॉज क्योंकि ये जो टी है वो क्या है, डोमिनेंट है, किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। स्मॉल टी अपना कैरेक्टर से तभी शो कर पाएगा जब दोनों ही एलिमेंट्स बेसिकली क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, मतलब स्मॉल वाले टी होंगे। तो ये इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, दैट इज द डॉर्फ बन जाएगा, राइट। तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि टॉल जो कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस में भी अपना इफेक्ट दिखा सकता है, एज वेल एज हेट्रोजाइगस में भी अपना इफेक्ट दिखा सकता है। जबकि रिसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सप्रेस आउट करते हैं। वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी अपने इफेक्ट को या कभी भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई इनको हम रिसेसिव जीन बोलते हैं, राइट। सो ऑल दोज एलील्स और ऑल दोज जीन्स विच इनकोड a recessive characters is known as the recessive alleles or recessive genes. Okay, so recessive means जो कि अपना इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ
डोमिनेंट एलील्स के अब्सेंस में ही दिखा पाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो पहले ये पेज को हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि बेसिकली मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स किसी भी दो प्लांट को या किसी भी दो चीज को मिक्स किया जाए तो जो चीज बनेगा उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। सो मोनोहाइब्रिड का लिटरली जो मीन होता है दैट इज द स्टडी ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। जब हम जेनेटिक्स में किसी एक कैरेक्टर को फोकस करें, किसी एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करें, उसके इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करें, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो आपको बेसिकली पढ़ाया जा चुका है मेंडल्स के लॉ में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था। बेसिकली प्योर टॉल प्लांट थे और प्योर क्या थे, डॉर्फ प्लांट थे, दोनों को उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन सारे के सारे पौधे कैसे बन गए, टॉल बन गए। सेकंड जनरेशन जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया तो देखा वहां पे 3:1 का रेशियो आया कि 3 पौधे उन्होंने देखा कि बेसिकली क्या थे, टॉल थे, और एक पौधा कैसा था, उनका डॉर्फ था। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल से देख सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कि बी, कैपिटल जो बी है वो बेसिकली क्या है, ब्लू कलर के रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल जो बी है वो क्या है, व्हाइट कलर के लिए है। तो ऑब्वियसली कैपिटल लेटर जेनेटिक्स में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है, ये अच्छे से आप समझ जाइए। और स्मॉल लेटर जो होता है वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। तो जब कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल बी वाले प्लांट का आपस में क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, कैपिटल बी का ये एक कैरेक्टर है दैट इज ब्लू कलर के लिए, इसके दो एरियल्स हैं, और ये एक कैरेक्टर है दैट इज द व्हाइट कलर के लिए, इसके दो एरियल्स हैं। तो जब इसका इससे क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा, कैपिटल इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इससे हो जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर सिमिलरली इसका इससे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर इसका इससे बनेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो जीनोटाइप बने वो कैसे बने, दैट इज अ कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई कैपिटल लेटर वाला अगर एरियल्स अगर प्रेजेंट होगा तो उसी के कैरेक्टर क्या होंगे, अपीयर होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बनने वाले सारे के सारे जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, दैट इज द ब्लू कलर के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। जब बेसिकली ये आपको फर्स्ट जनरेशन के प्लांट है, मतलब जब उन्होंने क्या किया, पहले बी और बी का कराया तो जो F1 जनरेशन में पौधे बने या फ्लावर बना वो बेसिकली कैसा आया, दैट इज द कैपिटल बी और स्मॉल बी, मतलब सारे के सारे पौधे के जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, ब्लू होंगे। और जब इन्हीं F1 जनरेशन का फिर से क्या किया जाए, सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा तो क्या जनरेशन रेशियो आएगा, जरा इसको ध्यान से देखिए, जिसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से करा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि कैपिटल बी का जब कैपिटल बी से कराएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज द कैपिटल बी, राइट। वैसे ही इसका कराएंगे इससे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। इसका कराएंगे तो फिर से ये बन जाएगा, इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली तीन जो होंगे वो क्या होंगे, दैट इज ब्लू होंगे, लेकिन कंडीशन अलग होगी, ये होमोजाइगस होगा, बाकी जो दो होंगे वो क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी। और जबकि इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, स्मॉल बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, दैट इज आपके हो जाएंगे ब्लू हो जाएंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि वेन एवर वी आर डीलिंग और वी आर फोकसिंग a single contrasting character in a study is known as the mono hybrid cross। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो कैरेक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन उनका जीनोटाइप कैसा होता है, हेटेरोजाइगस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी ब्लू है बट ये होमोजाइगस है, जबकि यहाँ पे ये सारे ब्लू हैं लेकिन ये कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं। और F1 जनरेशन के जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, मतलब उसी के प्रोजेनी से क्रॉस कराई जाती है, तो जो F2 जनरेशन में पौधे आते हैं उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा होता है, दैट इज द 3:1 की रेशियो में, मतलब 3 जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, और 1 जो होगा वो क्या होगा, आपका रिसेसिव होगा। और जबकि अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 2:1,
मीन्स ये तीन आपके क्या होंगे, डोमिनेंट, और एक क्या होगा आपका रिसेसिव। लेकिन उन तीन में से एक क्या होगा आपका होमोजाइगस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दो क्या होगा आपका हेटेरोजाइगस। तो ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ जाती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो कैसा होगा, या जीनोटाइप जब होंगे तो उसमें से होमोजाइगस का परसेंटेज कितना होगा। जैसे मान लीजिए 4 एलील्स बने, राइट, यहाँ पे चार बना, 3 और 1 4, या 1 2 3 ये 4, तो इसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट का रेशियो कितना आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है 25%। होम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज कितना आएगा, दैट इज द 2 है, दैट मीन्स 4/2, दैट मीन्स 50%। और होमोजाइगस रिसेसिव का पूछेगा कितना हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से आपको ये चीजों को भी ध्यान में रखना है। ओके, तो होपफुली होमोजाइगस मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। सो सिंपली डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर हम जेनेटिक्स में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में दो फीचर्स को लेकर के अगर स्टडी हम करते हैं तो बेसिकली ऐसे क्रॉस हम क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो यहाँ पे आप देखिए, एक तो आपका ये येलो कलर है, मतलब एक कलर के बारे में है और एक शेप के बारे में है। तो येलो कलर एंड राउंड शेप, ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। तो एक तो कलर हो गया और एक क्या हो गया, शेप हो गया। मतलब पॉड का जो कलर है वो और उसका जो शेप है वो, उन दो फीचर्स के बारे में स्टडी किया जा रहा है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जब हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड कैसे बनता है। तो ये कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो के लिए, और कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड के लिए। जबकि स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए, राइट। तो बेसिकली यहाँ से गैमेट कौन आएगा, वाई आएगा, और कौन आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे वाई एन आर आ गया, यहाँ से एक वाई आएगा और एक क्या आएगा, आर आएगा। तो क्या बन जाएगा, वाई एन आर बन जाएगा। अब इन सब का जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्या क्या बनेगा, वाई का जब कराया वाई से तो क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जब फिर कैपिटल आर का कराया स्मॉल आर से क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। तो ये आपका कंडीशन कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। चूंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है, दैट इज वाई यहाँ पे येलो दिखेगा, और कैपिटल आर डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर, तो क्या दिखेगा, राउंड दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फीचर्स आपको दिखा वो ये वाला, दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर का। लेकिन यहाँ के कैरेक्टर में और यहाँ कैरेक्टर में फर्क है। यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है, जबकि यहाँ पे जो जीनोटाइप हो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, राइट। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसी F1 जनरेशन के सीड्स का सेल्फ क्रॉस कराया जाए, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे गैमिट्स को 4 तरीके से डिवाइड किया गया। सेल्फ क्रॉस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बताते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब ये हुआ कि बेसिकली इसी कैपिटल वाई का इसी वाले गैमेट का फिर से यहाँ पे एक बार लिख करके मल्टीप्लाई करा दिया जाए, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, राइट। तो कैपिटल वाई का कैपिटल वाई कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई, राइट। ओके, कैपिटल वाई, और इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कराएंगे तो ये 4 आपके गैमेट्स बनते हैं। या सिंपली अगर और सिंपल में समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका क्रॉस इससे करा दें तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ पे बना। फिर इसका क्रॉस इससे करा दें तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये बना। अब इसका क्रॉस इससे करा दें तो क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये बना। और इसका क्रॉस अगर इससे करा दें तो दोनों क्या बन जाएंगे, दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल आर, राइट। तो इस तरीके से इनका सेल्फ क्रॉस करा देने से यहाँ पे 4 गैमेट बन जाएंगे। अब इन चारों का दैट इज ये आपका मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है। ओके, जेनेटिक्स में ये सिंबल का रूल होता है। तो अब इनका क्या करा जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। तो आपको पता है कि जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और जो स्मॉल वाई है वो किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए है, ओके। और जो कैपिटल आर है वो किसके लिए है, राउंड के लिए है। और जो स्मॉल आर है वो किसके लिए है, दैट इज अ रिंकल के लिए है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब पहले इनका क्रॉस कैसे कराते हैं। देखिए
जब कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, राइट। तो यहाँ पे सारे कैसे हो जाएंगे, येलो एंड राउंड, बिकॉज वाई डोमिनेंट है और आर भी डोमिनेंट है। ओके, फिर इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आई वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या बनेगा, राउंड बनेगा। तो इस तरीके से चक्कर बोर्ड में क्रॉस कराते हैं, और एक क्रॉस करा करके जब रेशियो निकाला जाता है तो बेसिकली जो F2 जनरेशन का वो क्या निकलता है, दैट इज 9:3:3:1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 पौधे या 9 सीड्स कैसे निकलेंगे येलो एंड राउंड के, 3 कैसा निकलेगा आपका ग्रीन एंड राउंड का, और 3 कैसा निकलेगा येलो एंड रिंकल्ड का, और एक कैसा निकलेगा दैट इज ग्रीन एंड रिंकल्ड का। सो ये आपका रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि किस तरीके से आप क्रॉस कराते हैं। होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, बहुत कुछ टिपिकल है नहीं, बस इसका इनसे मल्टीप्लाई कराना होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना होता है, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराना होता है। तो जो वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे ऐसे लिखते जाते हैं, और फिर ये ध्यान में देते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ पे दोनों वाई हो गया तो इसका मतलब ग्रीन कलर हो जाएगा, और दोनों चूंकि आर है कैपिटल वाई, क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक कैपिटल वाई है और एक, मतलब जहां पे भी बड़ा वाला लेटर आपको दिखे ये समझ जाइए उसका करेक्टर वहां पे शो होगा, राइट। तो आपको पता है कि कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो के लिए, और कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड के लिए। तो जहां जहां पे कैपिटल प्रेजेंट होगा वहां येलो एंड राउंड हो जाएगा। बाकी अगर होमोजाइगस में होगा तो क्या होगा, रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स होंगे। सो बेसिकली ये रहा आपका बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स क्या है, किस क्या कहता है जेनेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स में हम लोग हमेशा वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी दैट इज जीन क्या है, डीएनए क्या है, एलिज क्या होते हैं, क्रॉसिंग कैसे होती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे ब्रीफली बताया गया। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड बनाने के लिए था, ताकि अब आपको जेनेटिक्स जो चीज़ें पढ़ाई जाएं उसमें आपको ये डाउट ना हो कि हाँ ये वाले टर्म्स का मतलब क्या होता है और फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस होती है। ओके, सो होपफुली ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होंगी, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में ये काफ़ी हेल्प करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली इट विल हेल्प यू। If you have any doubt and any queries, so please you can comment on comment box and I will probably solve your problem. Okay, thank you, that's all.